स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। ठीक है, सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड जरूर कर लें, है ना। ऐप में दोस्तों आपको 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है और बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। तो जिन भी साथियों को 2020 टेस्ट सीरीज में भाग लेना है वो ले सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का सेशन। उससे पहले हम आपको बता दें कि निचोड़ क्लासें स्टार्ट हैं दोस्तों, निचोड़ क्लासें लग रही हैं हिंदी साहित्य की, आप डाउनलोड ले कर सकते हैं दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को। और 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जिन भी साथियों को चतुर्थ बैच में दोस्तों लेना है वो एडमिशन लेकर के बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अभी दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों तक। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नया बैच में जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं। आज का दोस्तों अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। साकेत है, प्रिय प्रवास है, भारत भारती या फिर कुरुक्षेत्र है। बताएं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से आपको चयन करना है। सीधा सीधा आपका उत्तर है दोस्तों यहां पर, जल्दी से बताना है आपको। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम आधुनिक कालीन जो प्रथम महाकाव्य है वो महाकाव्य कौन सा है। और बहुत सारे लोगों ने चयन किया है कि सर वो महाकाव्य प्रिय प्रवास है ना। प्रिय प्रवास ये महाकाव्य दोस्तों कई बार पूछा गया और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है, हरिऔध। कौन है दोस्तों, हरिऔध। अयोध्या स्वयं उपाध्याय हरिऔध। और हरिऔध को आपको पता है और इस आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है ना। कवि सम्राट भी हरिऔध को कहा जाता है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तब उत्तर आपका चला जाता है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास राइट आंसर। नेक्स्ट है चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, ये आपको बताना है। झरना का है, आंसू का है, कामायनी या फिर लहर का है। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर आपको बताना है। सभी लोग चयन करेंगे। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक माना जाता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है या दोस्तों किस रचना का सर्ग है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चिंता सभी लोगों को पता है कि सर चिंता सर्ग पूछा गया, तो चिंता सर्ग है दोस्तों कामायनी का। कामायनी का रचना काल सभी को पता है 1935 है। ठीक है, और दोस्तों कामायनी का जो प्रथम सर्ग है वो सर्ग कौन सा है, चिंता। चिंता है। और अंतिम सर्ग कौन सा है, तो अंतिम सर्ग है आनंद। तो चिंता कामायनी का दोस्तों सर्ग है और कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ये तो लगभग सभी लोगों को पता है। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है दोस्तों। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, प्रश्न क्रमांक 68। सरोज स्मृति लगभग सभी लोगों को पता है, ये किस श्रेणी की रचना मानी जाती है, ये आपको चयन करना। ब्रह गीत है, शोक गीत है, प्रेम गीत है या फिर बाल गीत है। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना मानी जाती है वो आपको बताना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर आपका चला जाएगा कि सरोज स्मृति हिंदी संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है दोस्तों। और इस सरोज स्मृति के रचनाकार भी आपको बताना है, ये क्या है, शोक गीत है ना। तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है, तो उत्तर चला जाएगा दोस्तों निराला। कौन की रचना है, निराला की रचना है। बिल्कुल सही आंसर है, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बताया है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें दोस्तों। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है, चंद्रावली नाटिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये बताना है। जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, हरिश्चंद्र या फिर दोस्तों हरिकृष्ण भारती। तो चंद्रावली नाटिका के रचनाकार कौन है,
चंद्रावली नाटिका, ये बताना है। सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, है ना, जहां पर आपको 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है, ठीक है। और चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि आपका जो 3 नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? कामना है। ये क्वेश्चन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, और इस क्वेश्चन को आप फिर से भी बता देना, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा माना जाता है? उसके रचनाकार कौन है? वो भी आपको चयन करना है। बताएं जल्दी से, और एक बार लाइक जरूर कर दे दोस्तों, है ना। बहुत ही अच्छा यहां पर अपना ये जो क्लास चल रही है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा माना जाता है? और वेरी गुड आंसर आया है, सभी लोगों का आंसर आया है कि सर कामना, कामना नाटक हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। और ये नाटक है दोस्तों किसका? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, बहुत बढ़िया प्रश्न है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध की रचनाकार कौन है? बताएं, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध की रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध की रचना किसने की? ये रचना आपको बताना है। बताइए, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कमेंट में लिखना है दोस्तों। इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है और आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पाता है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध की जो रचना की है वो किसने की है दोस्तों? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध की रचनाकार हैं दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, यानी कि आपका जो डी नंबर है, 4 नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये महादेवी वर्मा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली, है ना। ये क्वेश्चन भी हो चुका है 72 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता ये किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास। आचरण की सभ्यता तथा अन्य निबंध, बताएं, अन्य निबंध की रचनाकार कौन है? आचरण की सभ्यता तथा अन्य निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी माने जाते हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं या फिर श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। तब सीधा आंसर आपका जाता है दोस्तों, कहां जाता है? बोले सर अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। 2 नंबर, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक तो आपको पता ही हो गया, अध्यापक पूर्ण सिंह, है ना। बोले अध्यापक में आचरण की सभ्यता होनी चाहिए। अब अध्यापक में काय की? आचरण की सभ्यता, तो आचरण की सभ्यता निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह की हो जाएगी रचना, है ना, निबंध हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन बताना है आपको कि लेखक कौन है, कि नाट्य कृति किसकी है दोस्तों? आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इतना अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। मोहन राकेश हैं, रामकुमार वर्मा है, धर्मवीर भारती या फिर श्याम सुंदर दास। आषाढ़ का एक दिन की रचना किसकी है? आषाढ़ का एक दिन, और बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर ये कालिदास के जीवन पर आधारित ये नाट्य कृति है। और ये जो नाट्य कृति है ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कृति मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? मोहन राकेश की, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार कौन है?
मोहन, राकेश। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु की, धर्मवीर भारती की, या फिर चतुर्सेन शास्त्री की? भारत दुर्दशा किसकी रचना मानी जाती है? भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है और 1 जुलाई से दोस्तों जो न्यू बैच, चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें शुरुआत से अध्ययन करना है तो आप कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। आज ही डाउनलोड करना होगा आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, और दोस्तों लग जाना है पढ़ने के लिए। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म कब हुआ था? 1850 में। मृत्यु कब हुई थी? 1835 में, है ना? ये भी आपको पता है। इनकी खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह कौन सा है? फूलों का गुच्छा। लेकिन भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, पंक्ति किस कवि की है? नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, ये पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की है, नंददास की है, कृष्णदास की है, या फिर परमानंद दास की है? नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, इस पंक्ति के रचनाकार आपको बताना ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति पूछ ली गई आपसे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है बताइए। और बहुत अच्छा आंसर आ रहा है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है। ठीक है, ये आपका जो 1 नंबर है दोस्तों, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, पंक्ति सूरदास की, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? नरोत्तम दास, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताएं सभी लोग नरोत्तम दास के बारे में। दोस्तों ये रचना पूछी ही जाती है, इनकी रचना। ठीक है, और सभी लोग लाइक कर दें, एक बार अपने मित्रों तक शेयर भी कर सकते हैं, है ना? और दोस्तों एक क्लास अपनी रोज रात्रि 9 बजे होती है। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना आपसे पूछी गई है कि इस रचना का नाम क्या है, तो वो रचना आपको बताना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका उत्तर चला जाता है कि सर नरों में उत्तम है सुदामा, नरों में उत्तम है सुदामा। तो नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास। ठीक है, ये कई बार रचना पूछी गई, भूलना नहीं है अपन को। सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर पूछ लिया गया आपसे। तो सुजान सागर तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर ये घनानंद की रचना है। अगला हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया आपको बताना है। और गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? गारसा दत्तासी का ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों इनका? बताएं। ये फ्रेंच विद्वान थे दोस्तों गारसा दत्तासी, है ना? अब इनका ग्रंथ भी आपको बताना है कौन सा ग्रंथ है, और ये जो है इनका जो उल्लेख किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है ये भी आपको बताना है। काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समालोचक के रूप में, या फिर इतिहासकार के रूप में। और सीधा सीधा आंसर है कि सर ये जो है इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, है ना? इतिहासकार के रूप में। इस्तवारदाला लेतुतुर हिंदुस्तानी इनका ग्रंथ है। फ्रेंच भाषा में दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखन, है ना, लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था और इतिहासकार माने जाते हैं, यानी कि दोस्तों साहित्य इतिहासकार। ठीक है, यहां पर आ जाते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताएं किस कवि को कहा कठिन काव्य का प्रेत? भूषण को, केशव को, देव, या फिर पद्माकर को? किसको कहा? रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? किस कवि को कहा है? भूषण, केशव, देव, या फिर पद्माकर? और सीधा उत्तर जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है किसको? केशव दास को।
किसको कहा है? केशवदास, यानी कि आपका जो बी नंबर है केशवदास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? बताएं। जयशंकर प्रसाद के आपने नाटक पढ़े हैं दोस्तों, बहुत सारे नाटक आपने पढ़े हैं, है ना। सज्जन पढ़ा है, राजश्री पढ़ा है, ध्रुव सोमनी है क्या इनका? बताइए। कामना नाटक इनका पढ़ा है जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक आपको बताना है कि कौन सा नाटक है। कृष्ण अर्जुन युद्ध तो आपको पता है, माखनलाल चतुर्वेदी का है कृष्ण अर्जुन युद्ध, है ना, है क्या? तो यहां पर जयशंकर प्रसाद का दोस्तों ध्रुव सोमनी, ध्रुव सोमनी यानी कि आपका जो 1 नंबर है ध्रुव सोमनी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर लगाया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है दोस्तों? कितने रसों का परिपाक माना जाता है नाटक में? बताएं। 2, 7, 7 या फिर 8 या 10? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बोले सर भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि, है ना। भरत मुनि में नाट्य शास्त्र में दोस्तों कितने ग्रंथों का, कितने रसों का उल्लेख किया? बोले सर 8 रसों का उल्लेख किया। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, ये आपसे पूछा गया, तब आपका सीधा उत्तर चला जाता है 8 रसों का। कितने रसों का? 8 रसों का परिपाक माना जाता है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा। कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? यानी कि आपको बताना है कि भारतेंदु युग का कवि कौन सा है? कौन सा है भारतेंदु युग का कवि? चयन करें। भारतेंदु मंडल के कवि भी आपने पढ़े होंगे दोस्तों। भारतेंदु युगीन कवि आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 83 में। और ऐसे कौन से साथी हैं जिनने अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया? वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है, ये आपसे पूछा गया, तब आपका उत्तर चला जाएगा। भारतेंदु युगीन जो हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, यानी कि आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 2 आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहां पर आ जाते हैं, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया की, चित्रा मुदगल की, मेहरुन्निसा परवेज की, या फिर मंजुल भगत की? एक पत्नी के नोट्स कृति के रचनाकार कौन है? एक पत्नी के नोट्स ये किसकी रचना है? ममता कालिया की है क्या? चित्रा मुदगल की है क्या? मेहरुन्निसा परवेज या फिर मंजुल भगत की? एक पत्नी के नोट्स, इतना अच्छा क्वेश्चन आया है। आपने पढ़े हैं एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स, है ना। यहां पर आपसे एक पत्नी के नोट्स पूछा गया, तो आप क्या बताओगे? बोले सर एक पत्नी के नोट्स ये जो रचना है, ये रचना है किसकी? ममता कालिया की। ठीक है, ममता कालिया यानी कि 1 नंबर आपने लगाया, वो बिल्कुल सही है। और एक पति के नोट्स ये रचना किसकी है, आपको बताना है कमेंट में। एक पति के नोट्स के रचनाकार कौन है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? लाल पसीना, बताएं। लाल पसीना ये उपन्यास किसका है? महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, वेरी गुड। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना ये उपन्यास किसका है? रामदेव धुरंधर का, अभिमन्यु अनंत का, है ना, मेहरुन्निसा परवेज का, या फिर मंजुल भगत का? लाल पसीना। देखते हैं कौन कौन उत्तर सही बताता है। और सभी लोगों ने बताया है कि सर लाल पसीना जो उपन्यास है, ये उपन्यास है अभिमन्यु अनंत का। किसका है? अभिमन्यु अनंत का, यानी कि आपका जो 2 नंबर है अभिमन्यु अनंत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल पसीना मॉरिशस के हैं दोस्तों ये, है ना, अभिमन्यु अनंत जी, और इन्होंने लाल पसीना उपन्यास लिखा, जो कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा दोस्तों? आपको पता है कि रीति काल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए, है ना।
काव्य शास्त्र पर आधारित दोस्तों लक्षण ग्रंथ लिखे गए, रीति का परिपूर्ण दोस्तों ध्यान रखा गया इन ग्रंथों में। तो आपको बताना है कि किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, बताएं। 4 विकल्प हैं, पद्माकर, भूषण, देव या फिर बिहारी। किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनेगा, जितना सरल है उतना ही दोस्तों आपके लिए कंफ्यूज करने वाला भी है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। बोले सर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्तर लगाएंगे क्या? उत्तर लगाएंगे हम डी, यानी कि दोस्तों बिहारी। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, यानी कि दोस्तों बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे, है ना। और रीति सिद्ध धारा काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, यानी कि आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही है। बिहारी सस्सई इनका ग्रंथ पढ़ते हैं, जिसमें 713 दोहे होते हैं दोस्तों, 713, कहीं कहीं 719 दोहे भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? विभिन्न मतों के आधार पर भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं आपको बताना है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो दोस्तों यहां पर आपको याद रख लेना है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों, कितनी शाखाएं हैं? बी, बहुत बढ़िया, 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। ठीक है, यहां पर आपको याद रख लेना, यहां आपसे सगुण और निर्गुण ही पूछा गया है ना। तो सगुण और निर्गुण पूछा गया है। अब निर्गुण और सगुण के अंदर क्या है, तो इनके भेद हो जाते हैं, है ना, ये कुछ नहीं है। सगुण और निर्गुण ये शाखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। विभिन्न मतों के आधार पर भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। इसको आपको समझना है। विशिष्टाद्वैतवाद द्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। बताएं, सभी लोग लाइक जरूर कर दें। विशिष्टाद्वैतवाद, और मैंने कई बार आपको बताया है कि विशिष्ट कौन है, विशिष्ट कौन है, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा। बोले सर विशिष्टाद्वैतवाद या विशिष्ट कौन है? तो कौन है? बहुत बढ़िया आंसर आया सभी लोगों का। बोले सर रामानुजाचार्य लगा दो, है ना। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाएंगे, और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण है, महाभारत कथा है, हरिश्चंद्र पुराण है, या फिर हरिवंश पुराण है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ब्रज भाषा का दोस्तों, है ना, प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों कौन सा? प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण एक ग्रंथ है। ये आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, 1 नंबर। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? सुंदरदास हैं, महाराज बीरबल हैं, है ना, या फिर दोस्तों नरोत्तम दास या केशव दास? विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता कई बार आपने पढ़ा है और आपको पता भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विज्ञान गीता के रचयिता कौन माने जाते हैं? और इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने उत्तर बताया है कि सर विज्ञान गीता के रचयिता अगर आप पूछोगे तब आपका उत्तर सुंदरदास तो नहीं होगा, महाराज बीरबल तो नहीं होगा, नरोत्तम दास तो नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? और सर केशव दास होगा, है ना। तो विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास हैं, और उत्तर चला जाता है 4 की तरफ। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। केशव दास आपका राइट आंसर है। केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। अबहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है दोस्तों? बहुत बढ़िया। अबहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा कहा जाता है, इसे शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है, या फिर दोस्तों शिक्षा कहा जाता है? क्या कहा जाता है शिक्षा के लिए, बताएं।
अब हट्ट में शिक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये आपको चयन करना है। चयन करिए सभी लोग। अब हट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा प्रयोग होता है, और अधिकांश लोगों ने सही आंसर बताया है और वो बताया है शिक्षा। क्या? शिक्षा। 3 है ना, बिल्कुल राइट आंसर। अब हट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग है और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्यिक अवधि, या फिर दोस्तों पहाड़ी मिश्रित अवधि, या ठेठ अवधि? बताएं, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या करेंगे? मुल्ला दाऊद की भाषा पूछी गई। मुल्ला दाऊद आपको पता है दोस्तों, इनकी चंदायन रचना है। कौन सी है? चंदायन। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद है ना। सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंदायन। और मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है दोस्तों? वो भाषा है ठेठ अवधि। कौन सी है? ठेठ अवधि। ठेठ अवधि आपको लगाना है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। बिल्कुल सभी लोगों ने ताकत से उत्तर लगाया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया? सभी लोग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? सिद्ध सामंत युग आपको बताना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है सभी से बनेगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल पूछा गया, और राइट आंसर चला जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का कोर्स दोस्तों आप 1099 में दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल तक एक कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 1 साल तक आप 1099 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है, ट्रिकी वीडियो है ना, डाउट्स वाले वीडियो, यहां पर लाइव क्लास है, निचोड़ लाइव क्लास है ना, और दोस्तों ग्रुप डिस्कशन भी आपका रहता है। कोई भी आपको डाउट्स लगता है वो भी आपका सॉल्व किया जाता है। सारी चीजें आपको, ये ऑफर है 1099 का, सीमित समय के लिए है। जिनको भी अभी तक दोस्तों कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, वो सभी साथी कोर्स में एडमिशन लें, है ना। और कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? कालक्रम की दृष्टि से पूछा गया तो बताएं सबसे पुराने कवि कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, विद्यापति हैं, या फिर दोस्तों बिहारी हैं? बताएं, कालक्रम की दृष्टि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तब आप क्या लगाओगे? बताओ, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं? सबसे पुराने कवि आपको बताना है, चयन करना है दोस्तों। कौन माने जाते हैं सबसे पुराने कवि? इतना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे उत्तर सही कर पाओगे, है ना। आपको पता है कि यहां पर कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि पूछे गए, और विद्यापति दोस्तों ये तीनों कवि आपके भक्ति काल के कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास और बिहारी, जबकि विद्यापति ये आदिकालीन कवि माने जाते हैं दोस्तों, विद्यापति, है ना। तो आपका जो 4 नंबर है ये तो आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है? तो ये भी आपको बताना है। बताइए, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है दोस्तों? किस ग्रंथ में कहा गया छप्पयों का राजा? ये भी बताना है। सबसे पहली बात तो ये है कि छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? तो चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, सभी को पता है। तो अब आपको बताना है कि कौन से ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। तो आंसर, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा? स्यो सिंह सरोज में। किसमें? स्यो सिंह सरोज में दोस्तों चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। और स्यो सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर हो जाएगा स्यो सिंह सेंगर। स्यो सिंह सेंगर की रचना स्यो सिंह सरोज है ना। हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसी को माना जाता है, स्यो सिंह सरोज को, अधिकांश विद्वानों के अनुसार, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, है ना, मैं सिवा का अर्थ क्या है? सिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को मैं, सिवा का अर्थ क्या है? शिवजी, शिवाजी, महादेव या फिर बालाजी? बताइए। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को मैं, सिवा का अर्थ क्या है? सिवा का अर्थ क्या है? शिवजी है, शिवाजी है, महादेव है या फिर बालाजी है? ये आंसर आपको चयन करना है। और इतनी अच्छी पंक्ति बताई गई है दोस्तों, है ना। सिवा का अर्थ क्या है? तो सिवा का अर्थ सभी को पता है कि सर इस सिवा का अर्थ है शिवाजी। सिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी, है ना। तो ये आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। और ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, ये भी आपको बताना है। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पंक्ति भी बताना है ये पंक्ति किसकी है। यहां पर तो उत्तर आपका 2 नंबर सही है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताएं। मतीराम है, देव है, घनानंद है या फिर बिहारी है? अति सूदो स्नेह को मार्ग, आपको पता होगा दोस्तों कि यहां पर देखें कि रीति काल में हम देखते हैं कि रीति काल में दोस्तों एक रीति मुक्त काव्यधारा है। रीति मुक्त काव्यधारा में दोस्तों घनानंद जैसे कवि हैं, बोधा जैसे कवि हैं। घनानंद की प्रेमिका का सुजान नाम है और बोधा की प्रेमिका का सुभान नाम है। ये तो सभी को अच्छे से पता होगा। और अति सूदो स्नेह को मार्ग, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति घनानंद की है। और उत्तर 3 की तरफ चला जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? बताएं। पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है और वो रचना कौन सी है वो भी आप बता देना। बताएं किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? मतीराम, है ना, महादेवी, होमवती देवी या फिर बिहारी? यहां पर लेखिका पूछा गया तो यहां पर लेखिका होना था ऑप्शन में, लेकिन आपको बताना है कि किसने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है, ये आपको बताना है। अब यहां पर ऑप्शन आपके 2 बन जाते हैं दोस्तों, या तो महादेवी या होमवती, है ना। तब आपका उत्तर चला जाता है महादेवी वर्मा ने, है ना। यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों? बताएं। किस पत्रिका? मेरा परिवार, बिल्कुल सही है। मेरा परिवार में दोस्तों इन्होंने, है ना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, ये आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर करते रहें अपने मित्रों को, अभ्यास करते रहें बिल्कुल दिल से, है ना। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 4 पत्रिकाएं यहां पर दिख रही हैं। किसका किया था बताएं, और उसका प्रकाशन वर्ष भी आपको बताना है ना। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का किया था? आपने बता दिया सर कवि बचन सुधा। अब आपको इसका प्रकाशन वर्ष भी बताना है। कवि बचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? कवि बचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सभी लोग बताएंगे। पहले ये मासिक थी, फिर दोस्तों ये साप्ताहिक, पाक्षिक और फिर साप्ताहिक। इसका प्रकाशन वर्ष बताएंगे सभी लोग। और गोल्ड स्मिथ कृत दोस्तों ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद, ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? 1868 दोस्तों, 1868 कवि बचन सुधा का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर आपको बताना है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ट्रेवलर का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बताएं सभी लोग। रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर ठाकुर गोपाल शरण से हैं। और बिल्कुल सही आंसर है कि सर ट्रेवलर का जो अनुवाद किया है वो किया है श्रीधर पाठक ने। और श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? ये तो आपको पता ही चल गया। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, है ना। इतनी अच्छी पंक्ति है, ये पंक्ति भी आपको बताना है। बताइए सभी लोग, निराला की है, अज्ञे, महादेवी वर्मा या फिर बच्चन की है?
तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। सभी साथी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा देना और लाइक जरूर कर देना। और साथियों आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने में भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए तो आ जाएं। 1 जुलाई से नया बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और यहां पर तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं महादेवी वर्मा की ये दोस्तों पंक्ति है, यानी कि 3 नंबर आपका सही है। 1907 में इनका जन्म हुआ है ना, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट है छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। 2020 टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों बिल्कुल फ्री होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। किस किस दिन होती है, रविवार और गुरुवार को होती है, 2 दिन होती है दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज। उन टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हो। यहां पर आपको बताना कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे जाको कि यहां पर छायावाद के प्रवर्तक नहीं पूछा है ना, तो प्रवर्तक अगर पूछा जाता तो आप निश्चित ही जयशंकर प्रसाद लगाते, हमें पूरा भरोसा है ना। तो प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो आप लगा देना रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। निराला की व्यंग परक कविता कौन सी मानी जाती है। तुलसीदास है, कुकुर मुत्ता है दोस्तों, सरोज स्मृति या फिर तोड़ती पत्थर है। इस क्लास को मिस नहीं करना है, रोज रात्रि 9 बजे दोस्तों ये क्लास होती है ना। और निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है ये आपको चयन करना है। चयन करिए सभी लोग। तुलसीदास है, कुकुर मुत्ता है, सरोज स्मृति है या फिर तोड़ती पत्थर है। और बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों का आया है कि सर व्यंग परक कविता पूछी गई, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा कुकुर मुत्ता। कौन सी है, कुकुर मुत्ता है दोस्तों, यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। 3 नंबर सी नंबर आपका सही है। निराला के बारे में सभी लोग जानते हैं, आधार स्तंभ है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए उपयोग किया गया दोस्तों। महाप्राण, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताएं। सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तुलसीदास के लिए, निराला जयशंकर प्रसाद के लिए या फिर सूरदास के लिए। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आंसर आपको बताना है। ये प्रश्न आपके लिए दिया गया है और बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर महाप्राण निराला, महाप्राण निराला। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है। तुलसीदास की मैंने कई बार आपको बताई है कि सर तुलसीदास की रचनाओं को कैसे याद रखें, कौन सी अवधि की, कौन सी ब्रज की। तो मैंने आपको बताया है कि तुलसीदास की जिन रचनाओं में राम और मंगल आए तो वो काय की हो जाएंगी, वो हो जाएंगी दोस्तों अवधि की। और जिसमें राम और मंगल ना आए वो काय की हो जाएंगी, ब्रज की। ठीक है, तो तुलसीदास की प्रमाणिक बार कितनी रचनाएं हैं आपको ये बताना है। तो प्रमाणिक रचनाएं बताना है, तो प्रमाणिक रचनाएं हैं दोस्तों इनकी कितनी, 12 है। कितनी 12 है प्रमाणिक रचनाएं हैं। वैराग्य संदाप संदीपनी को प्रथम माना जाता है, कवितावली या हनुमान वाहक को दोस्तों अंतिम माना जाता है ना, ये भी आपको पता है। और तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 12 है। राम और मंगल आए वो अवधि की, राम और मंगल ना आए वो ब्रज की। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। कोणार्क नाटक किसने लिखा दोस्तों, है ना। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर कली कौतुक। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, बताइए। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। एक बार सभी लोग लाइक जरूर करना है, अपने मित्रों तक शेयर करें। इस क्लास में दोस्तों इसी प्रकार से क्लास चलती है अपनी रात्रि 9 बजे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा, ये अगर आपसे पूछा गया तब आपको उत्तर लगाना है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रणधीर प्रेम मोहिनी ये हो जाएगा दोस्तों दुखांत नाटक। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है,
ये क्वेश्चन भी आया है कई बार। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। अभी तक कौन से ऐसे साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया? और दोस्तों अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया। 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होती है ऐप पर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से हिंदी साहित्य का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप पढ़ सकते हो, है ना। और दोस्तों यहां पर उत्तर प्रियदर्शी अगर आपसे पूछा गया तब आपका राइट आंसर है अज्ञेय। किसकी रचना है दोस्तों? ये अज्ञेय की रचना है, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और दोस्तों आपके लिए दिया जा रहा है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है, इसका उत्तर हम कल बताएंगे आपको। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त या फिर अजात शत्रु का? सभी लोग बताएंगे। 9 बजे ये रोज क्लास होती है दोस्तों, और एक क्लास होती है दोस्तों अपनी कितनी? 40 मिनट की। ठीक है, अब आपको बताना है चतुर्थ बैच में किस किस को दोस्तों एडमिशन लेना है। सभी साथी एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ बैच में आपको क्या करना है दोस्तों? एडमिशन लेना है, और लाइव कोर्स, लाइव क्लासें यहां पर आपको मिलेंगी, निचोड़ क्लासें आपको मिलेंगी, विस्तृत अध्ययन मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, ट्रिक भी मिलेगी दोस्तों, यहां पर आपको डाउट्स वाले वीडियो भी मिलेंगे, सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है। और एक दोस्तों बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार से आप 1 महीने में भी बहुत अध्ययन कर सकते हो, है ना। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया दोस्तों, वो शेयर जरूर करते रहिए। आल इन वन अनीता जी, है ना, विपिन, पूनम जी, रोहित जी, आलोक कुमार जी, हर्षिता, शाम पंडित, ममता जी, कमला, दारसू जी, रतिपाल जी, बहुत बढ़िया, सतीश जी, रोहित जी, है ना, ज्ञानेश जी, संजय कुमार जी, वेरी गुड, धन्यवाद सभी साथियों को। सोनिया जी, याची जी, है ना, अनीता देवी, स्वाति सिंह जी, मोहित जी, श्री लता सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। अध्ययन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, अपने जिन भी साथियों को, आसपास के साथियों को एडमिशन लेना है उनको जरूर बताएं, है ना। और अध्ययन बहुत अच्छे से दोस्तों चल रहा है। रश्मि पाठक जी, है ना, अशोक, निरूपम जी, सोनिया, अशोक, राजेश, MI जी, रोहित जी, ठीक है, बिल्कुल, मधु जी, बहुत बढ़िया, विश्वास मलिक जी, नीरू जी, आलोक जी, मधु, मिथिलेश जैन जी, बहुत बढ़िया, है ना, मनीषा, विमल कुमार जी, कुसुम जी, हिमानी जी, ममता, राजीव, अनूप राजपूत जी, अनिल जी, रीता जी, जितेंद्र जी, मनीषा गिल जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हिंदी विथ जी, राममूरत जी, PK जी, लालदास, रचना जी, वेरी गुड सभी साथियों को, बबीता जी, पूजा वर्मा जी, है ना, शर्मिला जी, रश्मि, अनीता जी, शैलेश जी, उदय जी, ठीक है, निरुपम, देवेंद्र जी, दारसू, अशोक, रीता जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जितने भी हमारे साथी हैं पढ़ते रहें। लोकेश जी, है ना, लता जी, नैतिक जी, आस्था, बिल्कुल, राजेश जी, लता देवी जी, धन्यवाद सभी साथियों को। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहें, और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, आज ही प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, और दोस्तों इस कोर्स से आप जुड़ सकते हो। इस कोर्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, और ये ऑफर है अभी, है ना, वो अभी ऑफर है, 1099 का ऑफर है। सभी लोग इस ऑफर का लाभ लेते हुए इस कोर्स में एडमिशन लेकर के, ठीक है, बिल्कुल। पिंकी सिंह जी, नीचे नंबर चल रहे हैं, है ना, उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मीनाक्षी, अनीता, नरेंद्र जी, स्नेहा जी, पूनम जी, और अविनीश, ममता जी, वीनू जी, लालदास जी, स्नेहा जी, अशोक जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सविता, शशि, अनीता, अखिलेश जी, पिंकी, देवेंद्र जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।